भारतीय रॉ का एक ऐसा जासूस जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन किया बल्कि अपनी काबिलियत के चलते वो वहां की आर्मी में मेजर के पद तक पहुंच गया। भारत मां का एक ऐसा सपूत जिसने पाक आर्मी में रहते हुए हिंदुस्तान तक ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिसने पाकिस्तान के कई मंसूबों पर पानी फेर दिया। इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ का एक ऐसा जाबाज जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा। भारत का एक ऐसा देशभक्त जिसे अंत समय में भारत सरकार ने ही पहचानने से मना कर दिया। पाकिस्तानी जेलों में सड़ता एक ऐसा देशभक्त जिसने अपनी मिट्टी के लिए अपनी जिंदगी खपा दी और उसे अंत समय में दफनाने के लिए अपने देश की मिट्टी भी न मिल पाई। ये कहानी शुरू होती है 1974 से, जब रविंद्र कौशिक की उम्र 22 बरस थी। रविंद्र अपने परिवार के साथ राजस्थान के शहर श्रीगंगानगर में रहता था। पिता इंडियन एयरफोर्स में अफसर थे, माँ एक हाउस वाइफ थी। इनके अलावा रविंद्र का एक छोटा भाई और एक बहन थी। बिंदास रविंद्र परिवार में सबको हंसाता रहता था। रविंद्र बीकॉम कर चुका था। अपने एक्टिंग के शौक के चलते उसने थिएटर करना शुरू किया। देशभक्ति का जज्बा रविंद्र में कूट कूट कर भरा हुआ था, इसलिए भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे देशभक्तों के रोल वो ऐसे जोश में किया करता था कि ऑडियंस की आंखें भर आती थी। रविंद्र कुछ बड़ा करना चाहता था। दिखने में हैंडसम रविंद्र को उसके दोस्त विनोद खन्ना कहकर बुलाते थे। एक दिन देशभक्ति के एक नाटक के लिए रविंद्र का लखनऊ जाना हुआ। सलाखों के पीछे हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए एक लहू लुहान देशभक्त के किरदार को निभाते हुए देख लोगों की आंखें भर आई। बस इसी नाटक का ये सीन कब रविंद्र की रियल लाइफ का सीन बन गया, रविंद्र को पता ही नहीं चला। यहाँ रविंद्र की मुलाकात होती है भारतीय खुफिया विभाग रॉ के एक अफसर से। कहते हैं रविंद्र पर रॉ के एजेंट्स पहले से नजर बनाए हुए थे। वो अफसर रविंद्र के काम की तारीफ करता है। वो अफसर रविंद्र से पूछता है, क्या ये देशभक्ति का जुनून सिर्फ ड्रामे के स्टेज तक है या तुम सच में अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो? रविंद्र उसे बताता है कि वो सच में एक देशभक्त है। वो एजेंट रविंद्र से कहता है, अगर सच में इस देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मुझसे दिल्ली आकर मिलो। कुछ दिनों में रविंद्र दिल्ली पहुंचता है। यहाँ उसे पहली बार रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का पता चलता है। रॉ के ऑफिस में उसे रॉ के जासूसों की कहानियां सुनाई जाती हैं। उनके दूसरे देशों में किए गए सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है। इन कारनामों को सुनकर रविंद्र को लगता है कि देश के लिए कुछ बड़ा ऐसा ही तो मैं करना चाहता था। फिर उसे उसका काम समझाया जाता है। उसे बताया जाता है कि रॉ का एजेंट बनकर उसे पाकिस्तान में रहना होगा और वो भी एक पाकिस्तानी बनकर। उसे एक पाकिस्तानी मुसलमान बनकर वहीं के शहर के लोगों में घुल मिल जाना था। उसे बताया जाता है कि उसे पाकिस्तान की खुफिया जानकारी रॉ को देनी होगी, मगर ध्यान रहे तुम जिसके लिए काम करते हो आगे तुम्हारा मिशन क्या है, तुम किस देश में हो, इसकी जानकारी चाहे कोई कितना भी करीबी हो किसी को बताना नहीं। रविंद्र खुशी से तैयार हो जाता है क्योंकि वो ऐसा ही कुछ काम चाहता था, ऐसा ही कुछ वो रोमांचक करना चाहता था और इस काम के लिए पैसे भी अच्छे खासे मिलने वाले थे। इस दौरान रविंद्र अपने घर में बताता है कि उसको दुबई में नौकरी मिल गई है। ऐसा कहकर वो घर छोड़कर निकल जाता है। इसके बाद रविंद्र को ट्रेनिंग के लिए अमृतसर और कभी दिल्ली भेजा जाता है। रविंद्र की पंजाबी बोली पहले से ठीक ठाक थी। पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में पंजाबी का बोलबाला है। उर्दू भी रविंद्र ने अपने पिता से सीख रखी थी, इसलिए अरबी पढ़ना उसे ज्यादा मुश्किल न लगा। एक मौलाना की देखरेख में उसे नमाज अदा करना, कुरान शरीफ पढ़ना और पाकिस्तानी तौर तरीके सिखाए जाते हैं। इनके अलावा मैप देखना, हथियार चलाना, मुश्किल घड़ी में अपने हाव भाव पर काबू रख स्थिति को संभालना वगैरह ऐसी बहुत सी चीजें उसे सिखाई जाती हैं। तकरीबन 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद रविंद्र का इम्तिहान शुरू होता है। शुरुआत में अगले तकरीबन 1 साल तक रविंद्र को कई छोटे मोटे कामों के लिए पाकिस्तान के अलावा कई दूसरे देशों में भेजा जाता है, जिसमें उसे अपना नेटवर्क बढ़ाना था, नए मुखबिर बनाने थे और छोटी मोटी इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचानी थी। रविंद्र जब काम करता था तो दिल से काम करता था। इससे रॉ के अफसर उसके कामों से काफी खुश हुए। उन्होंने रविंद्र के लिए कुछ और प्लान किया। उसे बताया गया कि अब उसे लंबे समय तक पाकिस्तान में ही रहना होगा, एक परमानेंट एजेंट बनकर। रविंद्र को पाकिस्तानी जाली पासपोर्ट, राशन कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर पाकिस्तानी नागरिक बनाकर वहां भेज दिया जाता है। अब रविंद्र का नया नाम था नबी अहमद शाकिर। नबी अहमद शाकिर अब वहां एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है और लॉ में ग्रेजुएशन करता है।
कुछ दिन पाकिस्तान रहने के बाद वो वहीं के लोगों से घुल मिल जाता है। रविंद्र का चेहरा काफी हद तक पाकिस्तानी जैसा दिखता था, तो किसी को कुछ शक नहीं हुआ। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। रविंद्र यानी नबी अहमद को गली मोहल्ले के लोग जानने लगते हैं। नबी अहमद की गली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अमानत था। नबी अहमद उस पर अपना दिल हार जाता है। एक दिन नबी को पाकिस्तानी अखबार में एक इश्तिहार दिखाई देता है जिसमें आर्मी की रिक्रूटमेंट निकली हुई थी। नबी अहमद को लगता है आर्मी की इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। वो आर्मी में अप्लाई कर देता है और सेलेक्ट हो जाता है। अब रविंद्र नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान आर्मी में काम करने लगा। इस काम के दौरान रविंद्र ने एक भी मौका ऐसा नहीं गंवाया जब उसने रॉ को पाकिस्तानी आर्मी और सरकार से रिलेटेड जानकारी न दी हो। रविंद्र ने वहां के एटॉमिक पावर स्टेशन, डिफेंस और पाकिस्तानी आर्मी के हर नए मंसूबों की जानकारी रॉ को दी। रविंद्र के काम से खुश होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रविंद्र को ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा। वक्त बीतता है और रविंद्र अमानत से शादी कर लेता है। साल 1981 में रविंद्र के छोटे भाई राजेश की शादी थी। रॉ रविंद्र को इस शादी को अटेंड करने की परमिशन दे देती है। रॉ के कहने पर रविंद्र ने अपने घर में बता रखा था कि वो दुबई में नौकरी करता है। परिवार के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर रविंद्र परिवार के लोगों से मिलता है। रविंद्र के आने से परिवार बेहद खुश था। चूंकि रविंद्र के पिता इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, तो कभी कभी रविंद्र को लगता था कि वो अपने पिता को बता दे कि वो क्या काम करता है, पर रविंद्र खुद पर काबू कर लेता है। रविंद्र के पिता बार बार रविंद्र पर शादी करने का जोर डालते हैं। रविंद्र को उन्हें बताना पड़ जाता है कि उसने शादी कर ली है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर परिवार को बड़ा अजीब लगता है। खैर, शादी अटेंड करने के बाद रविंद्र ये सोचकर दोबारा वापस पाकिस्तान निकल जाता है कि इस बार वो अमानत और अपने बच्चे को यहीं अपने परिवार के पास ले आएगा। पाकिस्तान पहुंचने पर उसका एक बेटा पैदा होता है जिसे वो अरीब कहकर पुकारते हैं। कभी कभी अमानत का प्यार देखकर रविंद्र को लगता था कि उसने अमानत के साथ कितना गलत किया है। उस बेचारी को पता ही नहीं है कि उसका पति एक जासूस है। इस दौरान रॉ पंजाब के एक एजेंट इनायत मसीहा को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रविंद्र कौशिक के पास भेजती है। इनायत मसीहा जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करता है उसे पकड़ लिया जाता है। फिर उसे इंटरोगेशन सेंटर ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है। इनायत उनके टॉर्चर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। वो सब कुछ सच सच बता देता है कि उसको हिंदुस्तान से इंफॉर्मेशन लाने के लिए भेजा गया है। वहां उसको रविंद्र कौशिक से मिलना था जो खुद हिंदुस्तानी जासूस है। वो ये भी बता देता है कि रविंद्र यहाँ नबी अहमद शाकिर के नाम से आर्मी में मेजर है। ये सुनते ही पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इनायत और रविंद्र का एक शुक्रवार जिन्ना गार्डन में मिलना तय हुआ था। आर्मी रविंद्र को रंगे हाथों दबोचना चाहती थी। इनायत को कहा जाता है कि वो तय समय और जगह पर रविंद्र से मिले और किसी तरह की कोई हरकत ना करे। पूरे जिन्ना गार्डन को आर्मी घेर लेती है। इनायत उसी बेंच पर पहुंचता है जहां रविंद्र पहले से बैठा होता है। लिफाफे अदल बदल किए जाते हैं, लेकिन तभी हथियारों से लैस पाकिस्तानी आर्मी रविंद्र को दबोच लेती है। ये था 1983, जब पाकिस्तानी आर्मी के एक सीनियर अफसर को एक जासूस करार देकर सियालकोट की जेल में डाल दिया जाता है। अगले कई दिनों तक रविंद्र को कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाती हैं, जैसे कि पैरों के तलवों पर डंडे मारना, बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर बातें उगलवाना, इलेक्ट्रिक शॉक देना, कई कई दिनों तक सलाखों से हाथों को बांधकर खड़े रखना, अगर सोए तो डंडों से पीटना। वो उसे रोजाना पूछते और कितने लोग तुम्हारे साथ हैं और तुमने क्या क्या इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान में पहुंचाई है। रविंद्र हर तरह के टॉर्चर सहता रहा। उसने बिल्कुल मुंह नहीं खोला। रविंद्र को पूरा यकीन था कि ये ब्लैक टाइगर का टाइटल उसे ऐसे ही नहीं मिला। भारत सरकार उसे पक्का छुड़ा लेगी। यहाँ अगले 3 साल तक रविंद्र को एक 5 बाई 5 फीट की एक छोटी काल कोठरी में रखा जाता है, जहाँ हर समय अंधेरा रहता है। सूरज की रोशनी वो केवल तभी देख पाता था जब जब उसे इंटरोगेशन के लिए ले जाया जाता था। उसे हर तरीके से मारा पीटा गया। उसने कभी कोई राज ना उगला। एक दिन उर्दू में लिखा हुआ एक अंतर्देशीय पत्र श्री गंगानगर में रविंद्र के पिता को मिलता है। पत्र में लिखा था, मैं जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हूँ। ये चिट्ठी मैं बहुत मुश्किल से पोस्ट कर पाया हूँ। मुझे यहाँ बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है और साथ ही मुझे सजाए मौत दी जा चुकी है। कृपया दिल्ली में होम सेक्रेटरी जाकर मेरी रिहाई के लिए अपील करें। आप चिंता न करें,
भारत सरकार मुझे छुड़वा देगी। इस चिट्ठी को पढ़ते ही रविंद्र के पिता दम तोड़ देते हैं। अब इस घर में किसी को भी इस चिट्ठी के बारे में कुछ पता नहीं था। कई दिन बीत गए। एक दिन घर की साफ सफाई करते हुए रविंद्र की बहन को घर के बाहर एक टुड़ा मुड़ा कागज का टुकड़ा दिखाई देता है। उस पर कुछ उर्दू में लिखा हुआ होता है। चूंकि घर में किसी को भी उर्दू नहीं आती थी तो पड़ोस में किसी की मदद से उस लेटर को पढ़वाया जाता है। उसके बाद अगले कई दिनों तक रविंद्र का परिवार दिल्ली के चक्कर लगाता रहा। दुनिया भर के ऑफिसेस के चक्कर लगाए पर कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। कहते हैं एक जासूस की जिंदगी ऐसी होती है, जब तक वो सरकार के लिए काम कर रहा है तब तक सब ठीक है। अगर जासूस दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो सरकार उससे पल्ला झाड़ लेती है। उसे पहचानने से वो साफ इनकार कर देती है। वहाँ पाकिस्तान में उसकी पत्नी और उसके परिवार को भी तंग किया जाने लगा। अमानत सिर्फ एक बार रविंद्र से मिलने जेल में आई। वहीं उसी की सेल में 2 हिंदुस्तानी जासूसों को और डाल दिया जाता है, एक करामत राही और दूसरा गोपाल दास। करामत राही उसकी इतनी बुरी हालत देखकर जेल के सुपरिटेंडेंट से अपील करता है कि रविंद्र को उसके साथ ही रहने दिया जाए, ताकि बातें करने से उसकी हालत में कुछ सुधार आएगा। चूंकि ऐसा कोई जरिया नहीं था कि परिवार की इंफॉर्मेशन रविंद्र तक पहुंचे, इसलिए अपनी एक चिट्ठी में रविंद्र अपने परिवार को लिखता है कि हिंदुस्तान में एक रेडियो प्रोग्राम मिट्टी की खुशबू पाकिस्तान की जेल में सब लोग सुनते हैं। उसने लिखा कि आप कृपा करके इस रेडियो के जरिए मेरे परिवार का हाल मुझे बताएं। उसने उस रेडियो प्रेजेंटर का नाम भी लिखकर भेजा। रविंद्र की बहन की छोटी बेटी को रेडियो स्टेशन पर भेजकर रविंद्र के परिवार का हाल सुनाया जाता है। रविंद्र को ये सुनकर बहुत दुख पहुंचता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका छोटा भाई भी परिवार से अलग अब जयपुर में रहता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया। अब रविंद्र पूरी तरह से टूट चुका था। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी मौत शायद इसी जेल में लिखी है। आखिरकार रविंद्र के परिवार को उसकी आखिरी चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था, मुझे सांस की बीमारी और टीबी हो गया है। मैं सांस नहीं ले पाता। क्या आप मेरे लिए टीबी की दवाइयां भिजवा सकते हैं? दवा तो आई मगर बहुत देर से। नवंबर 2001 को रविंद्र ने प्राण त्याग दिए और रविंद्र के उस देशभक्त के जज्बे का वहीं अंत हो गया। बड़ी अजीब सी बात है, यदि देश के नाम कोई सिपाही शहीद होता है तो उसे ये देश हमेशा सम्मान के साथ याद करता है, और वहीं देश का एक जासूस उसी जज्बे के साथ अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर एक दूसरे मुल्क में शहीद हो जाता है तो उसे हम पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों।